हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमेन एनालिसिस के लिए। ये टेस्ट कैसे होता है, कब किया जाता है, इसको करवाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसको करने से पहले कितने दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स बंद कर देना चाहिए ताकि सही क्वालिटी का सही रिपोर्ट आपको मिले, और किस तरह से इसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग के टाइम पे किन किन बातों को रिपोर्ट किया जाता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सीमेन एनालिसिस की जब बात करी जाए तो जो सीमेन होता है इसमें बेसिकली स्पर्म के जो काउंट टेस्ट, इसको जो सबसे कॉमनली बोला जाता है स्पर्म काउंट टेस्ट होता है। तो ये हमारे जो शुक्राणु होते हैं उसकी हेल्थ क्या, उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसके अंदर कितनी जान है, उसका ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उसी पर डिपेंड करता है कि किसी की फर्टिलिटी कितनी है, कोई बंदा कितना अच्छे से फर्टाइल है। ये सब बातें सीमेन एनालिसिस से पता लगती है। सीमेन में बेसिकली क्या होता है कि जो सीमेन निकलता है जब इजैकुलेशन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या मैस्टरबेशन के दौरान, उसके अंदर स्पर्म होते हैं और कुछ खास तरह की बेसिकली शुगर होती है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और जब हम लोग एक सीमेन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कि नंबर, कि शुक्राणुओं का नंबर कितना है आपके सीमेन में, उनकी शेप कैसी है शुक्राणुओं की, और शुक्राणु कितनी स्पीड से मूवमेंट कर पाते हैं। जब मूवमेंट करेंगे तभी तो वो अच्छे से फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो इस मूवमेंट को मेडिकल टर्म में स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। आमतौर पे हम 2 या 3 सैंपल इसके टेस्ट करते हैं। कम से कम जो गैप होता है 2 टेस्ट के बीच में वो 7 दिन का होना चाहिए, और ये कोशिश की जाती है कि 2 या 3 महीने के प्रोसेस के दौरान ये टेस्ट किया जाए, ताकि क्योंकि हर इंसान का जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी है वो डे टू डे के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। आपके खान पान, आपकी फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, उसका भी इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, या आप किसी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं उन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आमतौर पर ये गैप ज़रूरी है, और किसी तरह की दवाई ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी अपने डॉक्टर को भी देना बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पर डॉक्टर जो है दोनों तीनों टेस्ट का जो है एवरेज मान के फिर डिसाइड करता है कि कोई इंसान जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो बात यह है कि सीमेन एनालिसिस किया क्यों जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले मेल की इनफर्टिलिटी, कि कोई जो है पुरुष जो है वो नपुंसक तो नहीं है, कि उसके स्पर्म के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब कपल जो है लंबे टाइम से कोएबिटेंट हो रहे होते हैं, मतलब कि साथ रह रहे होते हैं, मिनिमम 1 साल के दौरान एक साथ रह रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो कपल जो है उनका फिर जो मेल का जो है टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसका स्पर्म को चेक करने के लिए। तो अगर लो स्पर्म है या स्पर्म वैसे ही डिसफंक्शनल है तो वो एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल का सीमन ही ओनली रीज़न होता है, और भी कई कारण होते हैं, बट ये काफ़ी कॉमन देखा जाने वाला कारण होता है। फिर क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों का जो वेसेक्टमी किया जाता है, यानी कि नसबंदी किया जाता है, उसके बाद में ये चेक करने के लिए कि उसके स्पर्म में, उसके जो सीमन में स्पर्म तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से लेके जो बेसिकली पाइप होती है, ट्यूब होती है, जो टेस्टिस से पेनिस में स्पर्म को लेके आती है, तो वो जो ट्यूब है उसको काट के बांध दिया जाता है ताकि कोई जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तो प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि स्पर्म फिर ऊपर आएंगे नहीं। लेकिन कई दिन तक जो है स्पर्म जो उसमें पड़े होते हैं तो वो आते रहते हैं। तो इसलिए कंफर्म करने के लिए कि वेसेक्टमी सही हो गई है, अब जो पुरुष है उसके सीमन में कोई स्पर्म नहीं है, तो इसको कंफर्म करने के लिए भी सीमन एनालिसिस किया जाता है। बट इसमें हम आमतौर पर सिर्फ ये देखते हैं कि सीमन के अंदर स्पर्म है या नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी, उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हर महीने में एक टेस्ट किया जाता है और ये 3 महीने तक ये प्रोसेस होता है। उसके बाद में अगर सीमन में एनालिसिस, सीमन के अंदर कोई स्पर्म नहीं है तो मानते हैं कि अब उसके सीमन में कोई स्पर्म नहीं होगा और वो आराम से अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकता है। अब बात आती है कि इस टेस्ट के लिए तैयारी क्या चाहिए होती है। इसके लिए तैयारी बड़ी सिंपल एक है कि बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले कि कम से कम भी 1 दिन से 3 दिन तक, मिनिमम 1 से 3 दिन तक के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, या यूँ कहिए कि अपना इजैकुलेशन नहीं करना है। तो बेसिक उसका पर्पज़ यही है कि इजैकुलेशन नहीं करना है। और अगर आप किसी तरह की अल्कोहल लेते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई नशा करते हैं तो वो भी आपको कम से कम भी 4 से 5 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। वैसे तो किसी तरह का नशा अच्छा नहीं होता। फिर कोई हर्बल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो भी आपको बंद कर देना चाहिए, या फिर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। या यूँ कहिए, अगर सिंपल एक लाइन में बोलें कि आप किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने डॉक्टर को इस बारे में बताइए कोई ये टेस्ट के प्रोसेस में जाने से पहले। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपके रिज़ल्ट पे बहुत प्रभाव पड़ सकता है
और अगर रिज़ल्ट आपकी ख़राब रहा तो आपके मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो, तो डॉक्टर को ज़रूर बता दीजिएगा। फिर यह है कि इसको किया कैसे जाता है, तो हम इसको करने के 4 तरीके होते हैं। इसका जो सैंपल इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो आम तौर पे होता है मैस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन के ज़रिए ही जो सैंपल है वो क्लीन सैंपल इकट्ठा किया जा सकता है। उसके अलावा सेक्स विद ए कॉन्डम की, उससे फिर कॉन्डम से वो सैंपल को इकट्ठा करके लेके जाया जाता है, या फिर सेक्स किया है उसके बाद में इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को बाहर निकाल के फिर सैंपल इकट्ठा कर लीजिए। तो बट ये सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो मैस्टरबेशन माना जाता है। हस्तमैथुन का तरीका जो है सबसे बढ़िया और इसमें सही से सैंपल इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे बढ़िया सैंपल का ये ऐसा होता है कि 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी बॉडी से निकलने के बाद में मिनिमम 30 मिनट के अंदर अंदर 30 से 60 मिनट के अंदर वो सैंपल जो है टेस्टिंग के लिए चले जाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हीट उसको अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो सैंपल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लैब में जाकर ही सैंपल इकट्ठा किया जाए। आमतौर पे लैब वगैरह में जो प्राइवेट लैब होते हैं उसमें तो ये भी फैसिलिटी होती है कि वो कुछ बुक्स देते हैं ताकि जिनको पढ़ के इरोटिसिज्म होता है, मतलब इरोटिक हो, और फिर वो मेंस्ट्रुएशन करके सैंपल को इकट्ठा करना आसान होगा। तो आपने विकी डोनर मूवी में देखा ही होगा, तो उसमें वो प्रोसेस होती है। अब टेस्ट का जो है बेसिकली इंटरफेरेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके रिज़ल्ट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, आपका नुकसान कर सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या हाल फिलहाल में आप काफ़ी बीमार हुए हैं, या टेक्निकल एरर हो गई है, या फिर आपने मतलब कोई ऐसी जेली लगा के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसके बाद में सैंपल कलेक्ट किया, तो ये फिर आपके रिज़ल्ट को प्रभावित कर सकती है। वैसे सीमेन एनालिसिस का जो है कोई रिस्क नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। ये तो एक सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आमतौर पे ज़्यादातर लोग मास्टरबेशन करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करते ही हैं, कपल होंगे, तो इसका कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई दवाई ले रहे हैं तो उनका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। बीड़ी का भी, सिगरेट का भी, तंबाकू का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आजकल ऐसे भी किट आ गई हैं जो घर पे भी लोग टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब घर पे टेस्ट करते हैं तो उससे सिर्फ ये पता लगता है कि आपका जो स्पर्म का काउंट कितना है, कि नंबर कितना है स्पर्म का। वो ये नहीं बताता है कि भाई वो उसकी मोटिलिटी कितनी है, वो इतनी स्पीड से दौड़ता भी है कि नहीं दौड़ता, उसकी शेप ठीक है या नहीं ठीक है, वो नहीं बताएगा। सिर्फ घर पे आपका नंबर का पता लग जाएगा, लेकिन वो आप पूरी तरह से फर्टाइल हो या नहीं है ये नहीं पता लगेगा। ये रिज़ल्ट आमतौर से 10-15 से 15 मिनट में इसके लिए किट आती है, वो अवेलेबल हो जाती है, तो वो लोग घर पे करते हैं। अब इसके नॉर्मल रिज़ल्ट कैसे होते हैं उसके बारे में बात करें तो रिज़ल्ट जो है आमतौर पे एक दिन के अंदर या लैब टू लैब वेरी करता है कि कहाँ पर आपने टेस्ट करवाया, तो कम से कम एक दिन उनको चाहिए होता है। फिर बात आती है कि इसमें हम लोग चेक क्या क्या करते हैं, तो एक तो स्पर्म की शेप चेक करते हैं। तो 50% का फार्मूला होता है कि अगर आपकी 50% जो स्पर्म है उनकी शेप ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्पर्म है शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ों की जरूरत देखते हैं। स्पर्म का जो हेड होता है, जो आगे वाला हिस्सा, बीच का वाला मिडल पार्ट और पीछे वाली टेल, ये तीनों हिस्से जो है नॉर्मल होने चाहिए। कई बार जो स्पर्म होता है इमेच्योर होता है, वो पूरा ग्रो नहीं करा होता, तो वो भी डिफेक्टिव स्पर्म में माना जाएगा, क्योंकि वो भी अच्छे से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। मूवमेंट की बात करी जाए तो हम लोग जो 50% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मली मूवमेंट होना चाहिए, कि नॉर्मली वो स्पीड उनकी जो सही होनी चाहिए। मशीनें होती हैं वो आराम से कैलकुलेट कर लेती है और वो एक पैमाना करती है कि 0 का मतलब है कि स्पर्म में कोई मोटिलिटी नहीं है, और 3 से 4 अगर उसका रिजल्ट ग्रेडिंग आ रही है तो वो नॉर्मल उसकी मूवमेंट मानी जाती है। क्योंकि जब तक ट्रैवल नहीं करेगा स्पर्म तो फ्यूज़ कैसे होगा, तो उसको स्पर्म को ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है और सही स्पीड होना भी ज़रूरी है। पीएच की बात करी जाए, पीएच भी चेक किया जाता है। जब कभी कभी इन्फेक्शन होती है तो उसमें जो पीएच है बेसिकली ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल रेंज मान जाती है 7.2 से 7.8 के बीच में, बट 7.8 या 8 से उनके ऊपर या आसपास हो तो इन्फेक्शन होती है कोई ना कोई, और अगर इसके नीचे हो तो ये माना जाता है कि इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही बॉडी के अंदर से जो आनी चाहिए आपके सीमन में, तो ब्लॉकेज भी एक रीज़न हो सकता है लो पीएच का। अब बात करें कि वॉल्यूम का, कितना वॉल्यूम नॉर्मल होता है, 2 ml के करीब जो सीमन है वो नॉर्मल माना जाता है। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि सीमन की अमाउंट तो ज़्यादा लगती है, लेकिन वो जो दूसरे जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें स्पर्म कम होते हैं, तो उससे स्पर्म डाइल्यूट हो जाता है, तो वो भी एक इशू हो सकता है इनफर्टिलिटी में। लिक्विफेक्शन जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कि जैसे अब आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस बात से रिलेट करेंगे, मास्टरबेशन के बाद में जब शुरुआती तौर पे जब लोग मास्टरबेशन करते हैं तो देखते हैं कि उसका सीमन कैसा निकल रहा है, तो उसको चेक करते हैं। ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, ये कोई अब नॉर्मल नहीं है।
तो 15 से आधे घंटे के बीच में, जैसे शुरुआत में जो वो गाढ़ा निकलता है तो 15 से 30 मिनट के बाद में उसमें कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है कि वो पानी पानी सा निकल जाता है, पतला हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है, वाटरी कंसिस्टेंसी होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल है। अगर किसी का सीमन लिक्विफाई नहीं हो पाता है तो स्पर्म मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए उसका वाटरी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। तो ये भी चेक किया जाता है कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर लिक्विफिकेशन होता है कि नहीं होता। अब ये देखिए, नंबर भी सही है, शेप भी सही है, और वो लिक्विफाई नहीं होता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि काउंट का। तो बेसिकली 20 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के करीब जो है नॉर्मल एक रेंज मानी जाती है। इसको 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, तो 20 मिलियन से 200 मिलियन के करीब जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर स्पर्म का काउंट कम होगा तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ होंगे, क्योंकि जब स्पर्म, इतने सारे स्पर्म जोड़ते हैं, फ्यूज़ एक को ही होना पड़ता है। बहुत सारे स्पर्म जो है जैसे ही निकलते हैं तो फर्टिलाइजेशन एग तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। कोई सर्वाइकल रीजन में मर जाता है, कोई ऊपर पहुंच के मर जाता है। तो ये एक तरह का कंपटीशन है स्पर्म्स के बीच में, तो बहुत सारों के बीच में कंपटीशन होता है और एक ही उसमें से जीतता है। अपीयरेंस ज़्यादातर लोगों को पता ही होती है, वाइटिश टू ग्रे टाइप की होती है, लेकिन अगर पीली पीली आए तो यानी कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम से या लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और अगर ब्लड आता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई इन्फेक्शन है जिसके साथ में जो ब्लड आ रहा है, या यूरिन के अंदर जो ब्लड है, इसलिए वो कई बार सीमन के साथ बह जाता है। तो ये इश्यूज़ जो होते हैं ब्लड की बात करी जाए तो। अब नॉर्मल रिजल्ट की बात करी जाए तो इनफर्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। इनफर्टिलिटी है यानी कि स्पर्म का काउंट सही नहीं बन रहा है, नंबर सही नहीं है, मूवमेंट सही नहीं है, या कोई इन्फेक्शन हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कोई बीमारी है, जैसे लंबे टाइम की डायबिटीज़ है तो उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कई लोगों में जेनेटिक डिफेक्ट भी हो जाता है, और कोई लोगों में कई बार जैसे एक्सपोजर होता है रेडिएशन से, तो उसकी वजह से भी स्पर्म के काउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जब इसमें अब नॉर्मेलिटी आती है तो एकदम से डॉक्टर जजमेंटल नहीं होता है कि भाई आपका स्पर्म अब नॉर्मल है। बहुत ही ग्रोसली अगर रिज़ल्ट है तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो रिपीट करके देखते हैं, फिर एवरेज देखते हैं कि भाई एवरेज तौर पे कितनी मोर्टेलिटी है, एवरेज तौर पे कितना काउंट है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और जब ये इसमें अब नॉर्मल आती है तो फिर डॉक्टर थोरो एक इन्वेस्टिगेशन करता है ये चेक करने के लिए कि क्या कारण हो सकता है कि स्पर्म जो सीमेन एनालिसिस है वो अब नॉर्मल है। तो अगर कारण मिल जाता है तो उसको ठीक करने के बाद में ये रूटीन भी नॉर्मल भी होने लग जाता है। तो ये था आज का वीडियो सीमेन एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ किसी से शेयर कीजिए। और ये सिंपल नॉलेज के लिए है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो बनाने का यही था कि बहुत सारे लोग जो है सीमेन एनालिसिस को लेके बहुत ही ज़्यादा असमंजस में रहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो अपना सैंपल है वो अच्छे से साफ़ सुथरा सैंपल लेना चाहिए। तो इसमें मैस्टरबेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से सही सैंपल लिया जा सकता है। दूसरा ये कि आपको कोई नशा या कोई इसी तरह की दवाई ले रहे हैं किसी भी तरह की, तो डॉक्टर को उसके बारे में बताइए, कुछ दिन बंद कीजिए, उसके बाद में सैंपल लीजिए। एक बार के सैंपल रिजल्ट पे पूरी तरह से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 2 या 3 सैंपल लें, उसका एवरेज देखा जाता है, तब भी रिज़ल्ट बताया जा सकता है।